Welcome all, this is Mansi, and today we will start chapter 4 Heat. In chapter 3, wait. In chapter 3 you learn that woolen clothes are made from animal fibers. chapter 3 में आपने ये पढ़ा था कि जो एनिमल के क्लोथ्स होते हैं वो जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो एनिमल के फाइबर्स से बनते हैं, जो एनिमल की बॉडी पे हेयर्स होते हैं उनसे बनते हैं. यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स. और हमें ये भी पता है कि जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो प्लांट के फाइबर से बनते हैं. प्लांट से कॉटन निकाली जाती है और उससे कपड़ा बनाया जाता है. वी वियर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड. और जब ठंड होती है तो फिर हम ठंड में कौन से कपड़े पहनते हैं? हम वुलन कपड़े पहनते हैं. वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म. जो वुलन कपड़े हैं, जो ऊनी कपड़े हैं, वो क्या करते हैं? हमें वो गर्म रखते हैं, इसलिए हम उन्हें ठंड में पहनते हैं. वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट्स हॉट. और जब गर्मी होती है तो हम गर्मी में लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं और कॉटन के पतले कपड़े पहनते हैं, बिकॉज गर्मी में हम ज़्यादा डार्क कलर के कपड़ों में हमें उससे गर्मी फील होती है. लाइक हम अगर ब्लैक कलर पहने तो हमें उससे गर्मी में ज़्यादा गर्मी फील होती है, इसलिए हम पतले कपड़े पहनते हैं और लाइट कलर के कपड़े प्रेफर करते हैं. दीज गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस. इससे हमें ठंड फील मतलब कूल फील होता है, ज़्यादा बेटर फील होता है. यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सीज़न. अब आप ये ज़रूर सोच रहे होगे कि हर सीज़न में अलग अलग टाइप के क्लोथ्स क्यों पहने जाते हैं. ऐसा क्यों होता है कि विंटर के अंदर हम वुलन ही पहनते हैं, समर के अंदर हम कॉटन ही पहनते हैं? बिकॉज़ हम इसको इसलिए पहनते हैं बिकॉज़ हर मौसम के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही कपड़े पहने होते हैं. जब हमें ठंड लगती है तो हमें ऐसे कपड़े चाहिए होते हैं कि हमें उसमें गर्मी फील हो तो हम ठीक रहें. तो आगे पढ़ते हैं. इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस. ठंड में हम घर के अंदर भी हमें ठंड लगती है. इफ़ यू कम आउट इन द सन, अगर आप सन में बाहर आओ, यू फील वार्म. और आप तब अगर आप धूप में बैठते हो ठंड के टाइम में दिन के वक्त, तो आपको थोड़ा बेटर फील होता है, वार्म फील होता है. इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस. लेकिन जब गर्मी होती है तो गर्मी में आपको घर के अंदर भी गर्मी लगती है. हाउ डू वी नो वेदर एंड ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड. अब हमें कैसे पता चलेगा कि वेदर एंड ऑब्जेक्ट के हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है? तो हमें वो उस चीज़ के बारे में कैसे पता चलेगा? हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एंड कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़. हमें कैसे पता चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है, कितना ठंडा है? इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर्स टू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस. तो हम इस चैप्टर में इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे कि हम कैसे पता लगाएं कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है, या फिर कितनी गर्म है या फिर कितनी ठंडी है. तो हम इस चैप्टर में हीट के बारे में पढ़ेंगे. हॉट एंड कोल्ड. In our day-to-day life, we come across a number of objects. Some of them are hot. अब हम अपनी डेली की जो लाइफ होती है उसके अंदर हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स अपने आसपास देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. वो गर्म भी होती हैं, ठंडी भी होती हैं. एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड. टी इज़ हॉट. जैसे अगर आप चाय पीते हो तो चाय जनरली हमारे यहाँ पे गर्म ही पी जाती है, तो हम हॉट टी पीते हैं. और आइस इज़ कोल्ड. और अगर आप बर्फ़ को टच करोगे तो बर्फ़ आपको कैसी लगेगी? ठंडी लगेगी. लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज़ कॉमनली इन टेबल 4.1. मार्क दीज ऑब्जेक्ट इज़ एज हॉट एंड कोल्ड. तो ये जो टेबल है इसके अंदर आपको मार्क करना है. तो उसमें यही है, जो आइसक्रीम है वो क्या है? वो कोल्ड है, तो उसके ऊपर टिक कर देंगे, इसके ऊपर टिक कर देंगे. देन स्पून इन अ कप, इन अ टी कप. जो स्पून है वो टी के कप में है, मतलब गर्म चाय के कप में है, तो फिर वो स्पून भी कैसी होगी? वार्म होगी. फ्रूट जूस ठंडा ही पीते हैं, गर्म नहीं पीते. हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन. फ्राइंग पैन का हैंडल कैसा होगा? गर्म होगा अगर वो गैस के ऊपर रखा होगा. तो ये सब था इसका. डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट. बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग कैंडल फ्लेम और अ स्टोव. अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो हमें उसको डायरेक्टली तो पकड़ना नहीं चाहिए, हमें ध्यान से उसको केयरफुली पकड़ना चाहिए किसी कपड़े से या फिर किसी चीज़ से. जैसे कि जैसे अगर आप कैंडल की बात करो तो कैंडल को आपको ध्यान से पकड़ना चाहिए कि आपके हाथों के ऊपर गर्म मोम ना गिर जाए. या फिर स्टोव है तो स्टोव को हमें ठीक से पकड़ना चाहिए. वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट. तो हमने ये देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ठंडे होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स गर्म होते हैं.
You also know that some objects are hotter than others while some are colder than others. आपने ये भी देखा है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स एक ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं. अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो धूप में रखे हुए कोई चीज़ है वो उस चीज़ से ज़्यादा गर्म गैस पे पकाया हुआ खाना होगा क्योंकि उसके ऊपर सन की लाइट से जो हीट हुई है वो इतनी है कि आप उसको बियर कर सकते हो, आप उसे बर्दाश्त कर सकते हो. लेकिन सीधा जो आपने गैस पे खाना बनाया अगर आप उसको पकड़ोगे तो आप उससे जल सकते हो. ऐसे ही कोई ठंडी चीज़ का अगर एग्जाम्पल ले, आपने नींबू पानी बनाया, उसमें आपने थोड़ी सी आइस क्यूब डाल के उसको बना रहे हो तो आप उसे टच करोगे तो वो ठीक है. लेकिन आप डायरेक्टली आइस को अपने हाथ में लोगे तो फिर वो आपको बहुत ज़्यादा कूल लगेगी, बहुत ज़्यादा ठंडी लगेगी. We often do it by touching the objects, but is our sense of touch reliable? Let us find out. तो वो कह रहे हैं कि हम ये सारी चीज़ अब हमें कैसे पता चला कि कोई चीज़ ज़्यादा गर्म है, कोई चीज़ ज़्यादा ठंडी है. तो ये हमें हमारे सेंस ऑर्गन से पता चलता है और हमारा सेंस ऑर्गन इसमें सबसे ज़्यादा मदद हमारी स्किन करती है कि हमारी स्किन जो होती है वो हमें टच करके बता देती है कि ये चीज़ इतनी गर्म है कि इसको हम इसे हम बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो आगे है टेक 3 स्मॉल टब्स कंटेनर. एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी से ये पता चलेगा कि क्या जो हमारे सेंस ऑर्गन है, मतलब जो हमारी स्किन है, वो हमारी स्किन रिलायबल है. कि रिलायबल का मतलब होता है कि जो हमारी स्किन है वो इस भरोसे लायक है कि वो पता लगा सके कि कोई चीज़ ज़्यादा गर्म है या ज़्यादा ठंडी है. तो उसके लिए एक्टिविटी करेंगे. टेक 3 स्मॉल टब कंटेनर. 3 टब कंटेनर लेने आपको ABC इस तरीके से. उसके बाद पुट कोल्ड वाटर इन कंटेनर ए. कंटेनर ए में कोल्ड वाटर डाला एंड हॉट वाटर इन कंटेनर बी, और कंटेनर बी में हॉट वाटर डाला. मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन कंटेनर सी, और कंटेनर सी में ठंडा और गर्म दोनों पानी को मिक्स कर दिया. उसके बाद आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट सो हॉट दैट यू बर्न योर हैंड. और आपको इतना ही गर्म पानी उसमें डालना है जितना आप उसको बर्दाश्त कर सको. एकदम उबलता हुआ पानी भी नहीं डालना है, नहीं तो आपका हाथ ही जल जाएगा. तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन अ कंटेनर ए. तो जब आप कंटेनर ए के अंदर अपना हाथ डालेंगे तो आपको क्या फील होगा. एंड राइट हैंड इन कंटेनर बी, और राइट हैंड कंटेनर बी में डालें. आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द कंटेनर्स फॉर 2 to 3 मिनट्स. आपने 2 से 3 मिनट के लिए ए और बी कंटेनर में जब अपना हाथ डाला, पुट बोथ द हैंड साइमल्टेनियसली इन कंटेनर सी. और एक साथ क्या करना है, आपको दोनों हाथ लेकर कंटेनर सी में डाल देने हैं. डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग. क्या आपको दोनों हाथों पे सेम फीलिंग आ रही है. नहीं आएगी, बिकॉज एक हाथ जो कंटेनर ए में है वो बहुत ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर में था और जो कंटेनर बी में है दूसरा हाथ वो बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर में था. तो इस वजह से क्या हो रहा था, एक बहुत गर्म में है, एक बहुत ज़्यादा ठंडे में. जब उसको नॉर्मल वाटर में ठंडे और गर्म के मिक्स में डाला तो आपको क्या सेम फीलिंग आएगी. नहीं आएगी. तो क्या होगा, तो ये जो पर्सन है भूजो जिसने एक्सपेरिमेंट किया था, ये कहता है माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट द वाटर इन मग सी इज़ हॉट. जो लेफ्ट हैंड है वो ये बता रहा है कि जो सी मग है वो हॉट है. एंड द राइट हैंड टेल्स मी दैट द सेम वाटर इज़ कोल्ड, कि वो जो पानी है वो ठंडा है. वट शुड आई कंक्लूड. तो फिर अब क्या पता चलेगा, एक हाथ गर्म फील कर रहा है, एक हाथ ठंडा फील कर रहा है. तो भूजो's confusion shows that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot and cold. तो इसका आंसर ऊपर जो क्वेश्चन था कि क्या रिलायबल है हमारा जो सेंस ऑर्गन्स है, तो फिर वो जो टच का सेंस ऑर्गन है, जो हमारी स्किन है, वो हर बार रिलायबल नहीं है, हर बार उस पर भरोसा नहीं कर सकते. बिकॉज इस कंडीशन में हमारी जो स्किन है वो कंफ्यूज हो जाएगी कि आप ठंडे में हैं या गर्म में हैं. समटाइम्स इट में डिसीव अस, कभी कभी तो वो हमें डिसीव भी कर देती है. देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज़. तो फिर हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है. अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इट्स टेम्परेचर. तो इसके लिए आपको क्या चीज़ मिली है कि एक रिलायबल मेजर क्या है, यहाँ से अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इट्स टेम्परेचर, कि आपको उसी से ही पता चलेगा कि कोई चीज़ कितनी गर्म है
किससे पता चलेगी? उसके टेम्परेचर से। अगर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो आप ये समझ जाओ कि हाँ भाई गर्मी बढ़ रही है, गर्माहट हो रही है। और टेम्परेचर घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो उससे ये समझते चलो कि ठंड होती जा रही है। तो फिर टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। तो टेम्परेचर किससे हम मेजर करते हैं? हम थर्मामीटर से मेजर करते हैं। उसके बाद है मेजरिंग टेम्परेचर। हैव यू सीन अ थर्मामीटर? आपने कभी थर्मामीटर देखा है? आपने ऑफ कोर्स देखा होगा। कभी भी हम बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारे मुंह के अंदर थर्मामीटर को लगाता है बुखार चेक करने के लिए। रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर। याद करो कि कभी किसी को बुखार होता है, द टेम्परेचर वॉज मेजर्ड बाय अ थर्मामीटर। तो किससे डॉक्टर चेक करता है? थर्मामीटर से। या फिर हम घर में भी उसको चेक कर सकते हैं। द थर्मामीटर दैट मेजर्स अवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। जो थर्मामीटर हमारी बॉडी के टेम्परेचर को चेक करता है उस थर्मामीटर को क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। होल्ड द थर्मामीटर इन योर हैंड एंड एग्जामाइन केयरफुली। अब आपको क्या करना है? आपको इस थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़ना है अगर आपके पास है घर पे, और आप इसको ध्यान से देखो। इफ़ यू डू नॉट हैव अ थर्मामीटर रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विद यू। अगर किसी फ्रेंड से आप बोरो कर सकते हैं अगर किसी फ्रेंड के पास है तो। अ क्लिनिकल थर्मामीटर लुक्स लाइक द वन शोन इन 4.2। इस तरीके का आपको थर्मामीटर आपने देखा होगा। अ क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसके अंदर ग्लास की ट्यूब बनी होती है लंबी सी। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड। एक एंड पे इस पे क्या होता है? बल्ब होता है। दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी। अब इस बल्ब के अंदर ये जो ग्रे कलर का है ये क्या होता है? ये मरकरी होता है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। ये जो थ्रेड लाइक है जो आप ग्रेइश कलर का जो लगता है ये मरकरी होता है जिसको हम देख सकते हैं। इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड रोटेट द थर्मामीटर अ बिट टिल यू सी इट। आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको ये मरकरी दिख जाएगा। रोटेट मतलब थोड़ा सा टेढ़ा करके आप देख सकते हो। द स्केल वी यूज़ इज़ द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय सी। जो स्केल हम इसमें यूज़ करते हैं वो क्या होता है? सेल्सियस में यूज़ करा जाता है। सेल्सियस से इंडिकेट करा जाता है कि बुखार इतने डिग्री सेल्सियस है। आगे है Bhujo wondered which of the two scales shown in figure 4.2 he should read. अब ये जो भूजो है ना, ये भूजो कंफ्यूज है कि इसको कौन सा स्केल पढ़ना है। इसे ऊपर वाला 37 पढ़ना है या ये जो नीचे 8 लिखा हुआ है इसको ये पढ़ना है, ऊपर वाला ये पढ़ना है या नीचे वाला पढ़ना है। तो फिर क्या होता है? पहेली टोल्ड हिम दैट इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द सेल्सियस स्केल एंड वी शुड रीड दैट स्केल। तो फिर अब उसने पहेली ने बताया कि इंडिया में कौन सा स्केल माना जाता है? सेल्सियस का स्केल लिया जाता है। सेल्सियस के अंदर ही हम बुखार को चेक करते हैं। द अदर स्केल विद द रेंज 94 to 108 डिग्रीज इज़ द फ़ारेनहाइट। और जो स्केल्स हैं और जगह जो लिए जाते हैं वो फ़ारेनहाइट में लिए जाते हैं और वो क्या होता है? 94 से 108 डिग्री। इट वॉज इन यूज़ अर्लियर। इस टाइप के जो स्केल्स है जो फ़ारेनहाइट में यूज़ होते थे ये पहले के टाइम पे यूज़ होते थे, लेकिन अब सेल्सियस यूज़ किया जाता है। अ क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो कहाँ से कहाँ तक का टेम्परेचर पड़ता है? 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर वो पड़ता है। उसके बाद है रीडिंग अ थर्मामीटर। अब थर्मामीटर को देखते कैसे हैं? लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मामीटर फर्स्ट। पहले हम ये देखेंगे कि थर्मामीटर को पढ़ते कैसे, उसको देखा कैसे जाता है। नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। जो टू बिगर मार्क्स है ना उसके बीच का आपको टेम्परेचर नोट करना है। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स शोन बाय स्मॉलर मार्क्स। और डिवीजन जैसे बीच बीच में जो जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो मार्क्स बने हुए हैं, ये जो बीच बीच में लाइंस बनी हुई हैं, इसको आपको एक एक चीज़ को ध्यान से रीड आउट करना है।
Between these marks, suppose the bigger mark read 1 degree and there are 5 divisions between them, then one small division can read 1.5. मतलब अगर जो बड़े वाला पार्ट है, अगर बड़े वाला पार्ट 1 डिग्री का आ रहा है, जो बड़ी लाइन है ये 1 डिग्री की आ रही है और इसके बीच में 5 डॉट्स है, तो फिर उसको कितना पढ़ा जाएगा? उन 5 डॉट्स को 1/5 के अकॉर्डिंग पढ़ा जाएगा, मतलब वो 0.2 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद है वॉश द थर्मामीटर। थर्मामीटर को वॉश करना है, प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। अगर कोशिश करो तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसको साफ़ करना है। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स। उसको थोड़ी देर पकड़ के रखो और उसको फ्यू जर्क्स का मतलब है इसको ऐसे शेक करो, इसको ऐसे हिलाओ। द जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन। जब आप इसको शेक करोगे, थर्मामीटर को हिलाओगे, तो फिर इससे क्या होगा, जो मरकरी है वो नीचे आ जाएगा। एंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री। और इस चीज़ को चेक करो कि जो मरकरी है, जो ग्रे कलर की इसमें लाइन होती है, वो लाइन 35 डिग्री सेल्सियस तक आ जाए। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर। उसके बाद आपको क्या करना है, अंडर योर टंग। अब आपको क्या करना है, ये जो बल्ब है थर्मामीटर का, ये जो आगे वाला जो पार्ट है, इसको आपको अपने टंग के नीचे रखना है, अपनी जीभ के नीचे रखना है। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मामीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। 1 मिनट बाद, 1 मिनट बाद आपको थर्मामीटर अपने मुंह से निकालना है और चेक करना है कि क्या आया। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर। ये क्या है, ये आपका बॉडी का टेम्परेचर है। द टेम्परेचर शोन ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट सेल्सियस। किससे पता चलता है टेम्परेचर? सेल्सियस से पता चलता है कि इतने 97 डिग्री सेल्सियस है, बॉडी टेम्परेचर 98 है, इस तरीके से पता चलता है। वट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर? तो आपने क्या रिकॉर्ड करा? द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट। हमेशा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री है, तो फिर ये पीछे सेल्सियस लगाने, सेल्सियस से ही डिनोट किया जाता है। पहेली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर, शी गॉट वरिड एज इट वॉज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस। अब जो पहेली है, गर्ल है, उसने अपने बॉडी का टेम्परेचर चेक करा और वो ये चीज़ देख के डर गई कि उसके बॉडी का टेम्परेचर एग्जैक्टली 37 डिग्री नहीं आया। लेट अस ट्राई टू एश्योर पहेली दैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद हर। तो आपको ये पहेली को एश्योर करना है, ये देखना है कि जो पहेली है उसके साथ कुछ रॉन्ग नहीं हुआ। क्लिनिकल थर्मामीटर रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 4.2। ठीक है। इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री? अब वो ये क्वेश्चन है, जैसे पहेली अभी डर गई थी, पहेली ये सोच रही थी कि क्या उसके बॉडी का 37 डिग्री नहीं आया, तो वो यही कह रहे हैं कि क्या हर पर्सन का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री होता है एग्जैक्टली? तो आंसर है द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन का एग्जैक्टली टेम्परेचर 37 डिग्री ही हो। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर, बिकॉज हम मशीन नहीं है, हम ह्यूमन बींग्स है, इसलिए हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा बहुत हायर या फिर लोअर हो सकता है। Actually, what we call normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy person। ये जो 37 डिग्री है ना, ये एवरेज टेम्परेचर है कि हेल्दी पर्सन का ऑलमोस्ट 37 डिग्री होता है, ये एवरेज है। एग्जैक्टली टोटल सारे लोगों का एग्जैक्टली 37 डिग्री नहीं होता। द क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ डिज़ाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उससे सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर चेक किया जाता है। The temperature of human body normally does not go below 35 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से कभी नीचे नहीं जाता और अबव 42 डिग्री सेल्सियस और कभी 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता। दैट इज़ द रीज़न that this thermometer was the range 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इसलिए ये जो थर्मामीटर होता है इसकी रेंज कितनी होती है? इसकी रेंज 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक की होती है, मतलब ये यहीं से ही लेकर यहाँ तक का बना होता है। उसके बाद है भूजो गॉट अ नॉटी आइडिया,
ही वॉन्टेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क। अब भूजो के माइंड में एक आइडिया आया, उसने सोचा कि वो हॉट मिल्क का टेम्परेचर वो करे, चेक करे यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर। पहेली स्टॉप्ड हिम फॉर डूइंग सो, और पहेली ने उसे रोका भी कि ऐसा वो ना करे। अब नीचे आपको ये क्वेश्चन भी दे रखा है, आपको ये बोला गया कि डू नॉट यूज़ अ क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन अ ह्यूमन बॉडी। क्लिनिकल थर्मामीटर को आपको ह्यूमन बॉडी के अलावा किसी चीज़ को चेक करने के लिए नहीं यूज़ करना। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन सन और नियर अ फ्लेम। कभी गर्म चीज़ के आगे, चाहे वो सन हो, चाहे वो सूरज हो, या फिर फ्लेम जलती आग के आगे, कभी भी आपको थर्मामीटर को नहीं रखना। इट मे ब्रेक बिकॉज वो टूट जाएगा। लेबोरेटरी थर्मामीटर, ऐसे ही अगर ये जो भूजो है, भूजो ने जो मिल्क के अंदर थर्मामीटर रखा होगा तो उससे वो टूट जाएगा, क्योंकि मिल्क का जो टेम्परेचर होगा वो काफ़ी उस वक्त गर्म होगा। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। अब हम जो बाकी की चीज़ें हैं, फिर हम उसको किससे मेजर करें अगर हम क्लिनिकल थर्मामीटर नहीं यूज़ कर सकते। फॉर दिस पर्पज़ देयर आर अदर थर्मामीटर, तो इसके लिए और थर्मामीटर बनाए जाते हैं। वन सच थर्मामीटर इज़ नोन एज द लेबोरेटरी थर्मामीटर, तो इसी में ही एक टाइप का थर्मामीटर कौन सा है, लेबोरेटरी थर्मामीटर। द टीचर विल शो यू दिस थर्मामीटर, लुक एट इट केयरफुली। ये जो लेबोरेटरी थर्मामीटर आप ये देख रहे होंगे, ये बीच में आ रहा है पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक बना हुआ है। लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर। आप इसको देखें और इसमें देखो कि सबसे हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर मेजर कौन सा है। द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, सॉरी -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। जो लेबोरेटरी टेम्परेचर है वो कहाँ से शुरू होता है, -10 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है और 110 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ऑल्सो एज यू did in the case of the clinical thermometer, find out how much a small division on this thermometer reads. You would need the information to read the thermometer correctly. Let us now learn how this thermometer is used. तो अब हम ये देखेंगे कि इस थर्मामीटर को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए एक एक्टिविटी है, टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग। किसी बर्तन के अंदर या फिर मग के अंदर पानी ले लीजिए नल का। डिप द थर्मामीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज़ इमर्स्ड इन वाटर। ये जो थर्मामीटर है इसको वाटर के अंदर डिप कर दीजिए, बट डज नॉट टच द बॉटम ऑफ द साइड्स ऑफ द कंटेनर। और आपको जिस कंटेनर में, जिस बर्तन के अंदर पानी है, आपको उसको कहीं से भी टच नहीं करना है, साइड से अपना हाथ कहीं से भी नहीं लगाना है। होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली, थर्मामीटर को सीधा उठाकर रखिए। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मामीटर। अब आप जो मरकरी है, जो उसके अंदर ग्रे कलर की लाइनिंग दिखेगी, उसको ध्यान से देखिए। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टेडी, और वेट करते रहिए जब तक जो थ्रेड है थर्मामीटर का, जो मरकरी है अंदर का, वो ऊपर जाते जाते कहीं जाकर वो रुके, ऊपर आ रहा है या फिर नीचे आ रहा है, कहीं पे भी जाते हुए जब वो रुक जाए तब तक का आप वेट करिए। आर देयर एनी वेरिएशंस इन द रीडिंग, क्या इन रीडिंग्स में कोई वेरिएशन आया, वेट सॉरी, नोट द रीडिंग, दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम। और नोट करिए कि जब वो आकर रुक गया, जो वो रीडिंग थी वो स्टॉप हो गई, तो तब आके आप चेक करिए कि उस टाइम पे क्या टेम्परेचर रहा पानी का। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास, और क्लास में जितने भी बच्चों ने करा होगा या फिर आप कभी घर में भी ट्राई करें तो फिर आप इसको ज़रूर चेक करिए कि कितना रीडिंग आया होगा। एक हमें ये बॉक्स पढ़ना था, ये भी पढ़ लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। डिफरेंट चीज़ों के लिए अलग अलग टाइप के थर्मामीटर्स बनाए जाते हैं। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स आर मेजर्ड बाय थर्मामीटर कॉल्ड मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। ये जो वेदर रिपोर्ट होती है ना, इसके अंदर जो आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इतना टेम्परेचर होगा, मिनिमम से कम इतना टेम्परेचर होगा, वो कौन से थर्मामीटर से चेक होता है, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर से चेक होता है। तो हमने पानी का करा था यहाँ पर चेक, और एक ये बॉक्स भी रीड आउट करना था।
In addition to the precaution to be taken while reading a clinical thermometer, the laboratory thermometer. अब आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज़ करते वक्त। तो किस किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है? शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड, हमेशा हमें जो थर्मामीटर होता है उसको आपको सीधा रखना है, आपको टेढ़ा नहीं रखना। बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द ऑब्जेक्ट, अगर ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है थर्मामीटर का वो पूरी तरीके से ढका होना चाहिए, वो कहीं से भी खुला नहीं होना चाहिए, ठीक है, जिस भी चीज़ का आप टेम्परेचर चेक कर रहे हो उससे। इज़ टू बी मेजर, द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर, और कंटेनर में जैसे आप डालते हो ये वाला जो होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर जो आपने डाला है वो बल्ब सरफेस को टच नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ पानी तक ही रहना चाहिए, वो बिल्कुल नीचे तक जाकर आपको उसे टच नहीं करना। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे क्या कंपेयर करने हैं। अब भूजो नाव, अब जो पानी के अंदर जो थर्मामीटर डाला था, लेबोरेटरी थर्मामीटर डाला था, उससे क्या हुआ? भूजो नाउ अंडरस्टैंड्स वाई क्लिनिकल थर्मामीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर। अब भूजो को समझ आया कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर हैं उसको यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए, बट स्टिल वंडर्स वेदर अ लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन बी यूज टू मेजर हिज बॉडी टेम्परेचर। अब भूजो के माइंड में उल्टा क्वेश्चन हो गया, भूजो ये सोचने लग गया कि क्या जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है जो और ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं, क्या हम उससे अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं? तो अब इसका आंसर देखते हैं, इसका क्या आंसर होगा। आर देयर एनी वेरिएशंस इन द रीडिंग, क्या रीडिंग्स में कोई चेंजेस आएंगे अगर हम लेबोरेटरी थर्मामीटर से अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करेंगे? डिस्कस द पॉसिबल रीज़न। तो अब इसकी एक एक्टिविटी है, अब ये देखते हैं। टेक सम हॉट वाटर इन द बीकर और अ मग, मग के अंदर कुछ गर्म पानी ले लीजिए। डिप द थर्मामीटर इन वाटर, वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टडी एंड नोट द टेम्परेचर। और गर्म पानी के अंदर इस थर्मामीटर को डाल दीजिए और आप ये देखिए कि टेम्परेचर जो मरकरी है वो उसके अंदर का वो एक जगह आकर रुक जाए। नाउ टेक आउट द थर्मामीटर फ्रॉम वाटर, अब पानी से थर्मामीटर बाहर निकालें। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन्स नाउ, और ध्यान दीजिए कि अब क्या होता है। डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ वाटर द लेवल ऑफ मरकरी बिगिन्स टू फॉल। आप एक चीज़ देखेंगे कि जैसे ही आपने पानी से बाहर निकाला होगा ना लेबोरेटरी थर्मामीटर उस गर्म पानी से, जैसे ही आपने बाहर निकाला होगा जो मरकरी होगा ना वो नीचे आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मामीटर इज इन वाटर। तो इससे ये वाली बात पता चलती है कि जो टेम्परेचर था पानी के अंदर तब भी वो रीड किया जा रहा था। You may recall that while taking your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading। और सेम ऐसा यही होता है क्लिनिकल थर्मामीटर के साथ भी, जब हम अपने बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं तो उसमें क्या होता है कि 1 मिनट मुंह में रखने के बाद थर्मामीटर को हमें बाहर निकाल के चेक करना होता है। कैन यू देन यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। तो फिर क्या आप लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज़ कर सकते हो अपने बॉडी टेम्परेचर को चेक करने के लिए? ऑब्वियसली इट्स नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर दिस पर्पस। ये कन्वीनियंट नहीं है, ये ठीक नहीं होगा कि हम लेबोरेटरी थर्मामीटर को अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेक करने के लिए यूज़ करें। Why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth? अब इससे एक क्वेश्चन ये आता है, हमें ये चीज़ तो पता चल गई कि क्लिनिकल थर्मामीटर ही यूज़ कर सकता है, बिकॉज डिफरेंस क्या आ रहा है दोनों में? डिफरेंस ये आ रहा है जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है जब उसको गर्म पानी में डाला तो जैसे ही उसको बाहर निकाला तो वो जो मरकरी था वो नीचे आने लग गया, वो एक जगह रुका नहीं, वो जो मरकरी था वो नीचे आने लग गया, जो रीडिंग थी वो नीचे आ गई। लेकिन क्लिनिकल थर्मामीटर जो हम जिससे हम अपना खुद का फीवर वगैरह चेक करते हैं, अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं, जब हमने क्लिनिकल थर्मामीटर अपने मुंह के अंदर डाला और जब 1 मिनट बाद हम उसको बाहर निकालते हैं तो वो तो अपने जगह ही रहता है, वो तो अपने वो तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसकी वजह से हमें ये तो पता चल गया कि हम लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज़ नहीं कर सकते अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेक करने के लिए, हम सिर्फ क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब इससे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि
ऐसा क्यों होता है कि क्लिनिकल थर्मामीटर का जो मरकरी है वो फॉल नहीं होता, वो नीचे नहीं होता, ना ही वो ऊपर होता जब हम उसको अपने माउथ से बाहर निकालते हैं। तो यहाँ से है, ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन, डू यू सी द किंक नियर द बल्ब। आप इसको ध्यान से देखें तो आपको एक किंक टाइप चीज़ दिखेगी, ये चीज़ दिखेगी बल्ब के पास। What's the use of the kink? It prevents mercury level from falling on its own. ये जो किंक है ना, इस किंक से ये हेल्प होती है कि जो मरकरी है ना, वो मरकरी को वो नीचे आने से रोकता है कि जैसे ही आपने अपने मुंह से निकाला थर्मामीटर, वो थर्मामीटर अब नीचे नहीं आएगा, वो अपनी जगह ही रहेगा। किंक का ये हेल्प होता है। नेक्स्ट इज़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मरकरी इन थर्मामीटर। काफ़ी ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं कि जो मरकरी है उसको थर्मामीटर में जो यूज़ करते हैं, बिकॉज क्योंकि जो मरकरी होता है ना, जिस मरकरी को आप थर्मामीटर में यूज़ करते हो, मरकरी इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज। क्योंकि जो मरकरी है वो एक तो टॉक्सिक है, एक तो जहरीली चीज़ है, एंड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ़ थर्मामीटर ब्रेक्स। और अगर थर्मामीटर टूट जाता है तो फिर आप मरकरी को डिस्पोज नहीं कर सकते, ईजिली आप उसको डिस्पोज नहीं कर सकते। दीज डेज डिजिटल थर्मामीटर्स आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मरकरी। और इसलिए आज की डेट में कौन से थर्मामीटर यूज़ होने लग गए, डिजिटल थर्मामीटर आने लग गए, बिकॉज इसके अंदर मरकरी नहीं होता। तो हमें कोई टेंशन नहीं होती है, अगर मरकरी टूट भी जाता है तो फिर हम उस मरकरी को हमें डिस्पोज करने में, हमें उसे फेंकने में परेशानी होती है, हम उसे नहीं फेंक सकते, तो इसके अंदर ये वाली प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र ऑफ हीट। You might have observed that a frying pan becomes hot when kept on a flame. आपने अक्सर ये वाली बात देखी होगी कि जैसे हम फ्राइंग पैन को गैस के ऊपर रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है। इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। ये क्यों हुआ, क्योंकि जो वो गर्माहट है फ्लेम की, वो फ्लेम की गर्माहट यूटेंसिल तक पहुंच गई, बर्तन तक पहुंच गई। व्हेन द पैन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द फायर, जब पैन को आग के ऊपर से हटाया, इट स्लोली कूल्स डाउन, तो वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। थोड़ी देर में, आप आधे घंटे बाद देखेंगे तो वो जो पैन है वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। वाई डज इट कूल डाउन? अब वो ठंडा क्यों हो गया? द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग्स। बिकॉज क्या हुआ, जो हीट थी, जो पैन के अंदर जो गर्माहट थी, वो धीरे धीरे, जो पैन था उसके साथ जो गर्माहट थी वो धीरे धीरे सराउंडिंग्स तक पहुंच गई। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस। तो आप ये समझ सकते हो कि दोनों ही केसेस में द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो उससे हमें ये समझ आया कि जो हीट है उसका रास्ता क्या है, उसका रास्ता है कि वो हॉट है हीट, हॉट ऑब्जेक्ट से वो कहाँ होती हुई जाएगी, कोल्ड ऑब्जेक्ट के पास जाएगी, गर्म से ठंडे पे जाएगी। In fact, in all cases, heat flows from a hotter object to a colder object। बल्कि जितने भी सारी केसेस हैं, हर बात में यही होता है कि जो हीट है वो हॉट ऑब्जेक्ट से किधर जाती है, ठंडे की तरफ जाती है। मतलब जो हीट है वो गर्म से ठंडे की ओर जाती है। हाउ डज़ हीट फ्लो? तो फिर ये जो हीट है ये कैसे फ्लो करती है, कैसे ये अपना रास्ता बनाती है, लेट अस इन्वेस्टिगेट। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हम पहेली की बात सुन लेते हैं। पहेली आस्क, डज इट मीन दैट हीट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इफ़ द टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज़ द सेम? तो उसका मतलब ये होगा कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट का अगर दोनों ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है अगर सेम हुआ, तो इस केस में तो ये हुआ कि जो हीट है वो ट्रांसफ़र ही नहीं करेगी। ये बात बिल्कुल सही है, अगर दोनों ही चीज़ें सेम टेम्परेचर की होगी तो उसके अंदर हीट कैसे ट्रांसफ़र हो जाएगी, फिर तो दोनों सेम रहेगी। तो अब हम ये देखेंगे कि हीट कैसे ट्रांसफ़र करती है। इसके लिए हम एक्टिविटी 4.6 पढ़ेंगे। टेक अ रॉड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ अ मेटल। आप एक रॉड ले लीजिए या फिर कोई मेटल की स्ट्रिप ले लीजिए, से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन। एल्यूमिनियम लीजिए या फिर आयरन, लोहे की ले लीजिए। फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रॉड। रॉड के ऊपर वैक्स के, मोम के टुकड़े चिपका दीजिए, लगा दीजिए। दीज पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस, और ये इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए जितने भी हैं। क्लैम्प द रॉड टू अ स्टैंड, और इस तरीके से ईंटों में या फिर किसी भी स्टैंड में इस रॉड को लगा दीजिए। इफ़ यू डू नॉट फाइंड अ स्टैंड, यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रॉड
इन बिटवीन ब्रिक्स। अगर कोई स्टैंड ना मिले तो ऐसे आप ब्रिक्स के ऊपर भी इसको फिट कर सकते हैं। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व। अब यहाँ पे कैंडल लगा दी और यहाँ से इस रॉड को गर्म करना शुरू किया और अब देखते हैं कि क्या होगा। वट हैपन्स टू द वैक्स पीसेस। वैक्स के पीसेस के साथ क्या होगा जो मोम के टुकड़े चिपकाए हैं। डू दीज पीसेस बिगिन टू फॉल। क्या ये पीसेस गिरना शुरू कर देंगे। विच पीस फॉल्स द फर्स्ट। कौन सा पीस सबसे पहले गिरेगा। डू यू थिंक दैट हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड। अब इन सारे क्वेश्चंस के आपको जवाब देखने हैं कि क्या आपको लगता है कि यहाँ से हीट आगे से जो शुरू हुई है, आगे से जो हीट शुरू हुई है वो यहाँ तक धीरे धीरे आनी शुरू होगी, गर्माहट शुरू होगी। तो इन जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके अब हम आंसर्स देखेंगे। फर्स्ट क्या हुआ, फर्स्ट क्या हुआ, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। क्या होगा, जब ये जो रॉड थी, रॉड को यहाँ पे कैंडल से जब जलाया तो यहाँ से धीरे 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 जो रॉड है वो पीछे तक गर्म होती जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। कि जो प्रोसेस है जिसके अंदर जो हीट है वो हॉटर एंड से कोल्डर एंड पे, यहाँ से बहुत गर्म है और यहाँ से धीरे 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 ठंडी जगह पे वो जाती जा रही है। तो ये क्या है, इस प्रोसेस को कंडक्शन कहते हैं। इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। जितने भी सॉलिड चीज़ें होती है, जैसे जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं, सबके अंदर जो हीट है वो कंडक्शन की प्रोसेस से ही होती है। मतलब जो गर्म है आगे से गर्म होना शुरू होती है, धीरे धीरे पीछे तक चीज़ जाती है। आपने यूजुअली देखा होगा जो फ्राइंग पैन है उसमें भी यही चीज़ होती है। जब आप फ्राइंग पैन को गैस पे रखते हो तब आप उसका हैंडल आराम से पकड़ लेते हो, लेकिन उस थोड़ी देर बाद जब थोड़ी देर हो जाती है, 5 मिनट बाद हो जाती है, तो फिर आप देख लो कि जो उसका हैंडल है वो हैंडल भी बहुत ज़्यादा गर्म होने लग जाता है। तो वो इसी वजह से होता है कि जो फ्लेम है वो नीचे से लगना शुरू होती है और वो धीरे धीरे जो हीट है वो ठंडी जगह को भी अपने कंट्रोल में करती रहती है। तो इस आगे है, डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट ईजिली। वो कह रहे हैं कि क्या सारे सब्सटेंसेस हीट को कैच कर सकते हैं ईजिली। You must have observed that the metallic pan for cooking has a plastic or wooden handle। अब आपने ये भी देखा होगा, इसी वजह से जो पैन होते हैं या कुछ भी होता है उनके ऊपर हैंडल लगा होता है, या तो प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है या फिर वुडन लकड़ी का हैंडल लगा होता है, जिससे हमें गर्म ना लगे सीधा, इसलिए वो उन हैंडल को लगा देते हैं। तो ये क्यों लगा देते हैं, इससे हमें ये वाली बात पता चली कि जो प्लास्टिक है और जो ये वुड है, ये वुड क्या करिए, ये हीट का इसके ऊपर काम नहीं बन पा रहा, जो हीट है इसको अपने कंट्रोल में नहीं कर पा रही, कंडक्शन नहीं हो रही। तो कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट। क्या आप किसी भी पैन को उठा सकते हो उसके हैंडल से अपने आप को नुकसान बिना पहुंचाए। हाँ, हम उठा सकते हैं अगर उस पैन के ऊपर क्या लगा हो, उसके ऊपर प्लास्टिक का कोई चीज़ लगी हो होल्ड करने के लिए, या फिर उसके ऊपर कोई वुड की चीज़ लगी हो। तो अब हम इसके बारे में आगे रीड करेंगे। हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और अ बीकर। आपने एक छोटे से पैन के अंदर आपको पानी को गर्म कर लेना है, इसके अंदर आपको पानी को गर्म कर लेना है। कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज स्टील, स्पून, और कुछ बर्तन ले लीजिए, जैसे स्टील ले ली, स्टील की स्पून ले ली, प्लास्टिक का स्केल ले लिया, पेंसिल ले लिया, डिवाइडर ले लिया। डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल्स इन हॉट वाटर। अब आपको क्या करना है, इस गर्म पानी के अंदर ये सारी चीज़ें एक एक करके डाल देनी है। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट तक आपको वेट करना है। टच द अदर एंड, एंटर योर ऑब्जर्वेशन। और अब आपको दूसरे एंड को टच करना है और अपनी ऑब्जर्वेशन एंटर करनी है। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, आपने स्पून डाली, स्टील की स्पून डाली, वो गर्म हो जाएगी। आप देखोगे कि अगर आप खाना बनाते बनाते भी कोई स्पून की करछी डाल देते हो या फिर स्पून डाल देते हो, तो वो क्या होती है, वो खुद ही इतनी गर्म हो जाती है कि हमारा हाथ जल जाता है, उससे हीट पास हो रही है। लेकिन प्लास्टिक का स्केल डालोगे तो उससे ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे प्लास्टिक का स्केल पिघलना शुरू हो जाएगा। पेंसिल में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं।
तो अब हमें इससे एक चीज़ पता चली, द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास देम ईजली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो जो मटेरियल्स को आप गर्म पानी में आपने डाल दिया और वो खुद भी गर्म हो गए, मतलब उनके अंदर से हीट पास हो गई, उसके अंदर से हीट ने अपना रास्ता बना लिया, उन चीज़ों को क्या कहते हैं, उन्हें कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं। तो उसके एग्जांपल्स क्या हैं? इसके एग्जांपल्स हैं एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर। आपने यूजुअली देखा होगा कि अगर आप इसको गर्माहट के पास रखोगे तो ये जल्दी आराम से गर्म हो जाते हैं। द मटीरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट, अब यहाँ से आंसर है, द मटीरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो हीट के पास अगर आप रखो तो भी उनके ऊपर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, जैसे गर्म पानी के अंदर वुड को डाला था। तो सच एज, तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ है, जैसे प्लास्टिक, वुड। प्लास्टिक और वुड ऐसी चीज़ है कि वो बैड कंडक्टर है हीट के। पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर, इन्हें पुअर कंडक्टर्स भी कहा जाता है और इन्हें बैड कंडक्टर भी कहा जाता है। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ऐसे ही जो वाटर एंड एयर है इनसे भी हीट पास नहीं होती, ये भी क्या है, ये पुअर कंडक्टर है हीट के, बैड कंडक्टर है। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंसेस, तो इन चीज़ों के अंदर फिर हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है अगर ये बैड कंडक्टर है, ये पुअर कंडक्टर है तो हम इसके बारे में देखेंगे। एक्टिविटी 4.8, टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क, गोल सा एक बर्तन ले लीजिए। फ्लास्क इज़ नॉट अवेलेबल, अ बीकर कैन बी यूज, आप कोई बीकर भी ले सकते हैं। फिल इट 2/3 विद वाटर, आपको उसको 2/3 भर देना है पानी से। प्लेस इट ऑन अ ट्राईपॉड और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट, मतलब आपको एक ऐसी चीज़ में इसको फिट कर देना है कि इसके नीचे आप आराम से कैंडल जला सकते हो और उसके अंदर आपका ये फ्लास्क हो, ठीक है, इस तरीके से। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल, आपको वेट करना है। प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट, अब इसके अंदर आपको क्या डाल देना है, आपको पोटेशियम परमैग्नेट डाल देना है। एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ का यूज़ करके बिल्कुल फ्लास्क के बीच के अंदर जिसमें पानी है उसके अंदर बिल्कुल आपको उस लास्ट में पोटेशियम परमैग्नेट डाल देना है। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल, और बिल्कुल उस क्रिस्टल के ही नीचे आपको कैंडल रखनी है और उसको आपको गर्म करना है। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, और आप देखो कि क्या होता है। एंड ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ वट यू ऑब्जर्व, और आपने जो भी ऑब्जर्व करा उसकी पिक्चर भी ड्रॉ करो। व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम, तो क्या हुआ इससे, व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट, जब पानी गर्म हुआ तो जो पानी गर्म हुआ तो वो जो फ्लेम के आसपास का पानी था वो सारा गर्म था। हॉट वाटर राइजेस अप, अब जो पानी है वो ऊपर जाएगा। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन, और जो साइड में जो पानी था, जो बीच में था वो तो गर्म हो जाएगा, जो साइड में पानी था वो नीचे आ गया। स्लाइड्स डाउन टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट, दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट एंड राइजेस, तो ये पानी भी क्या हुआ, ये पानी भी गर्म हुआ और ऊपर आ गया। बेसिकली क्या हुआ, ये इस तरीके का फ्लास्क है, ये नीचे कैंडल रखी हुई है, ऊपर फ्लास्क है, इसमें पानी है और नीचे पोटेशियम परमैग्नेट है। तो क्या हुआ, इस एरिया के अंदर का जो पानी था ये गर्म हो गया तो ये ऊपर आ गया, और जो साइड का पानी था वो भी नीचे आने लग गया और वो भी धीरे धीरे गर्म होने लग गया। तो फिर इससे क्या हुआ, एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन, जो वाटर था वो नीचे आ गया। दिस प्रोसेस कॉन्टिन्यूस टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड, और अब ये जो प्रोसेस है ना ये तब तक चलती रहेगी, जो पानी यहाँ का है वो गर्म होता जाएगा, यहाँ का पानी गर्म होकर ऊपर चला जाएगा और जो साइड का पानी है वो धीरे धीरे नीचे आता रहेगा। ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड, जब तक पूरा पानी गर्म ना हो जाए। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ नोन एज कन्वेक्शन, तो अब क्या हुआ, पानी में भी हीट ट्रांसफ़र हो गया, बिकॉज पानी के अंदर तो कभी होता नहीं है, लेकिन इस प्रोसेस से पानी के अंदर भी हीट ट्रांसफ़र हो गई। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसे कन्वेक्शन प्रोसेस कहते हैं। हाउ डज़ द हीट ट्रैवल इन एयर, अब जो हीट है वो एयर के अंदर कैसे ट्रैवल करेगी। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, जो स्मोक है आपने यूजुअली देखा होगा धुआं किस डायरेक्शन में जाता है, दिस डायरेक्शन में हवा चलती है। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट,
क्या होगा, जहाँ पे गर्माहट है वहाँ की जो हवा है वो, पता है आपको, जो हॉट एयर होती है वो राइजेज अप होती है, मतलब वो ऊपर जाती है, तो जो हॉट एयर है वो ऊपर जाएगी. द एयर फ्रॉम द साइड्स कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस. अब जो साइड की जो एयर है वो फिर कूल एयर है वो नीचे आएगी और वो उस एयर की जगह ले लेगी. इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड. जैसे पानी के साथ हुआ, ठंडा पानी नीचे आ गया, गर्म पानी राइज अप हो गया, इसी तरीके से जो एयर है, एयर भी गर्म एयर ऊपर चली जाएगी और जो साइड की ठंडी हवा है वो नीचे आएगी, नीचे आके वो भी गर्म हो जाएगी. द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म्स दिस आइडिया. अब आपको इस एक्टिविटी से पता चल जाएगा. हाँ, लाइट अ कैंडल, कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम. कैंडल जलानी है, एक हाथ आपको फ्लेम के ऊपर रखना है, जलती आग के ऊपर रखना है. ये जैसे कैंडल है तो इसके ऊपर, ये जो कैंडल है, एक आपको हाथ ऊपर रखना है और एक हाथ आपको साइड में रखना है. डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट. क्या आपको इक्वली हॉट लगेगा? नो. इफ़ नॉट, विच हैंड फील्स हॉटर एंड वाई. तो आपको कौन सा हाथ गर्म लगेगा और कौन सा हाथ कम गर्म लगेगा? ऑफकोर्स जो ऊपर वाला हाथ होगा उसमें आपको ज़्यादा गर्माहट महसूस होगी एज़ कम्पेयर टू साइड वाला हैंड में. साइड हैंड में आपको कम गर्माहट महसूस होगी कंपैरेटिवली. बी केयरफुल, कीप योर हैंड्स एट अ सेफ डिस्टेंस. आपको इतना ही दूर हाथ रखना है जितना आप बर्दाश्त कर सको, सो दैट दे डू नॉट गेट बर्न, जिससे वो आपके जले ना हाथ. अगर आप ज़्यादा पास रखोगे तो आपके हाथ भी जल सकते हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान से रखना है. तो ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में आप देख सकते हो, इसने एक हाथ ऊपर रखा हुआ है अपना और एक हाथ इसने साइड में रखा हुआ है इस बॉय ने. नोटिस दैट टूवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन. अब क्या हुआ, ऊपर की साइड जो एयर थी ये तो ज़्यादा जल्दी गर्म होगी कन्वेक्शन की प्रोसेस की वजह से. बिकॉज कन्वेक्शन में क्या होता है, जो ऊपर की जो एयर होती है वो ज़्यादा गर्म होती है और साइड की एयर कंपैरेटिवली ठंडी होती है और वो नीचे आती है और वो फिर गर्म होती है. Therefore the hand above the flame feels hot. तो इस वजह से, इसी वजह से जो ऊपर की तरफ जो हाथ है वो ज़्यादा गर्म फील होगा ऑन द साइड्स, और जो साइड वाला हैंड है वो कम गर्माहट फील करेगा. However, there is no convection and air does not feel as hot as at टॉप. जैसे जितनी गर्माहट ऊपर की तरफ फील होगी ना, उतनी गर्माहट नीचे की तरफ फील नहीं होगी. नेक्स्ट इज द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज़. अगर हम लोगों की बात करें जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिनम. जो लोग कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग सा फिनोमिनम एक्सपीरियंस करते हैं. क्या होता है, ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर. अब आपको एक चीज़ समझनी है काफ़ी ध्यान से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, ये पेपर में भी आता है. इसमें क्या है, जो लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं, कोस्टल एरिया का मतलब है जो लोग सी एरिया में रहते हैं जहाँ पे समुद्र वगैरह होते हैं, तो उधर क्या होता है, जो लैंड है गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर. डे टाइम के अंदर जो ज़मीन होती है वो पानी से जल्दी गर्म हो जाती है. पानी के कंपैरिजन में पानी से ज़्यादा जल्दी ज़मीन गर्म होती है, लैंड गर्म होती है. द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर. जो एयर है लैंड के ऊपर की वो भी गर्म हो जाएगी, बिकॉज लैंड गर्म है तो एयर का ट्रांसफ़र होगा, तो जो उसके ऊपर की जो एयर होगी वो भी गर्म हो जाएगी. एंड राइजेज अप, और ऊपर उठ जाएगी. द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस. तो क्या होगा, अगर लैंड के ऊपर की हवा ऊपर चली गई, गर्माहट से ऊपर चली गई, तो फिर जो सी के ऊपर की जो हवा है वो लैंड की तरफ आएगी उसकी जगह लेने. द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल. जो वार्म एयर है लैंड की वो सी की तरफ जाएगी, क्योंकि क्या होगा, जो वार्म है, जो गर्माहट है, वो किस चीज़ को पकड़ती है, वो कूल चीज़ को पकड़ती है. तो जो गर्म हवा है वो लैंड की, वो सी की तरफ जाएगी ठंडक लेने, और जो सी की हवा है वो लैंड की तरफ आएगी गर्म हवा की जगह लेने. टू कंप्लीट द साइकिल द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज. अब ये जो एयर है जो सी से गई है लैंड की जगह लेने, उसको क्या कहेंगे, उसे सी ब्रीज कहेंगे. टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडोज ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरियाज आर मेड ऑफ टू फेस द सी. तो सी ब्रीज की हवा लेने के लिए
कोस्टल एरियाज़ में क्या होता है, सी ब्रीज़ की हवा लेने के लिए जो हाउसेस होते हैं ना, वहाँ के जो घर होते हैं कोस्टल एरिया में, उनकी जो खिड़की होती है वो भी सी की साइड खुली हुई होती है, जिस वजह से जो ठंडी हवा है वो अंदर आए, क्योंकि वो कहाँ आएगी, वो जो सी की जो ठंडी हवा है वो सीधा लैंड की तरफ आएगी, वो लैंड के ऊपर की जो हवा की जगह लेने। एट नाइट इट्स एग्जैक्टली रिवर्स। अब जैसे ही रात होती है तो रात को इसका उल्टा हो जाता है। रात को क्या होता है, द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। अब डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। अब क्या होता है, लैंड के कंपैरिजन में ना जो सी का वाटर होता है वो धीरे धीरे ठंडा होता है। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी, दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। इसमें भी वही चीज़ होती है। रात के टाइम पे क्या होता है, रात के टाइम पे जो सी होती है वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है एज़ कम्पेयर टू लैंड। तो जो सी है, सी के ऊपर की जो गर्म हवा है वो ऊपर जाएगी, और जो लैंड की ठंडी हवा है वो सी की तरफ जाएगी वो खाली जगह लेने, और जो सी के ऊपर की जो गर्म हवा है वो ठंडी जगह पे अट्रैक्ट होगी, तो फिर वो लैंड की जगह पे आ जाएगी। ये चीज़ रात के टाइम पे होती है, और इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसे लैंड ब्रीज कहा जाता है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सी ब्रीज है वो डे टाइम पे होती है, और जो लैंड ब्रीज है वो नाइट टाइम पे होती है। नेक्स्ट इज़ व्हेन वी कम आउट इन द सन, जब हम धूप में बाहर आते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये डायग्राम भी है, डे टाइम में ये सी ब्रीज हो रही है, इसके अंदर क्या है, यहाँ ये आप देखेंगे, ये जो हवा है ऊपर गई लैंड की, राइज अप हुई, राइज अप होकर ये इधर आ गई, और ये जो कूल एयर है, अब ये जो कूल एयर है, ये जो कूल एयर है फिर इधर आ जाएगी लैंड पे खाली जगह लेने। सेम इसका रिवर्स नाइट टाइम पे होगा। नाइट टाइम पे क्या होगा, अब जो सी का पानी है वो गर्म होता है एज़ कम्पेयर टू लैंड, ये ऊपर जाएगी, राइज अप होगी, क्योंकि गर्म हवा है, गर्म हवा ऊपर जाके खाली जगह लेने की कोशिश, गर्म हवा ऊपर जाएगी, तो फिर ये जो कूल एयर है, ये कूल एयर इधर आ जाएगी लैंड की, सी की तरफ आ जाएगी, और ये जो है हॉट एयर है लैंड, सी की, वो लैंड की तरफ आ जाएगी। तो ये आपका क्या है, ये नाइट टाइम में आपकी लैंड ब्रीज है। नेक्स्ट इज व्हेन वी कम आउट इन द सन, जब हम सन में बाहर आते हैं धूप में, वी फील वार्म, हमें गर्म फील होता है। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस, तो फिर जो सन की जो गर्माहट है वो हम तक कैसे पहुंचती है, वो कैसे पहुंचती है, इट कैन नॉट reach us by conduction or convection, as there is no medium such as air in most part of the space between the earth and the sun। अब वो कहते हैं कि वो हमें हमारे तक ना तो वो कंडक्शन से पहुंच सकती, जो सन की हीट है, ना ही वो कंडक्शन मेथड से पहुंच सकती, ना ही वो कन्वेक्शन मेथड से पहुंच सकती। क्यों नहीं पहुंच सकती, बिकॉज सन, there is no medium such as air in most part of the space between the earth and the sun, because earth, जो हमारी अर्थ है, अर्थ और सन के बीच में कोई स्पेस ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है, एयर ही नहीं है, तो फिर किस तरीके से, किस रास्ते से जो सन की हीट है वो हम तक पहुंचती है। फ्रॉम द सन हीट्स, फ्रॉम द सन द हीट कम टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। तो जब इन दोनों प्रोसेस नहीं बच, ये दोनों कंडक्शन और कन्वेक्शन प्रोसेस नहीं बचती, तो जो सन की हीट है वो कुछ प्रोसेस से पहुंचती है, रेडिएशन से पहुंचती है। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। जो हीट का ट्रांसफ़र है जो रेडिएशन प्रोसेस से होता है सन का, उसको किसी रास्ते की, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट। ये आराम से हो सकती है। मीडियम का मतलब है कि चाहे हेल्प करने के लिए किसी चीज़ की इसको ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही हो जाती है। When we sit in front of a room heater, जब हम रूम हीटर के सामने बैठते हैं, we get heat by this process, हमें इसी वजह से हीट फील होती है। जब हम सर्दियों के टाइम में अपने घर में हीटर लगाते हैं अपने आप को वार्म फील करवाने के लिए, तो हमें ये रेडिएशन की वजह से ही हमें वो हीट फील होती है। उसके बाद है वी
A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfer heat to the surroundings by radiation. अब ये जो गर्म बर्तन है, गर्म बर्तन भी धीरे धीरे ठंडा इसीलिए हो जाता है बिकॉज वो सराउंडिंग्स तक जो हीट का ट्रांसफ़र है वो किसके थ्रू करता है, रेडिएशन से. अवर बॉडी टू, हमारी बॉडी भी सेम यही करती है. गिव्स हीट टू द सराउंडिंग्स, अब हमारे सराउंडिंग्स को हमारी बॉडी भी हीट देती है. एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन, और सराउंडिंग से, सन से हीट हमारी बॉडी लेती भी है, वो किससे लेती है, रेडिएशन से ही लेती है. ऑल हॉट बॉडीज़ रेडिएट हीट, जितनी भी हॉट बॉडीज़ है सभी हीट को रेडिएट करती हैं. व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, जब ये हीट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है, अ पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड, अ पार्ट इज़ ऑब्जर्व्ड, तो उसमें से कुछ हिस्सा तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब वापस टकरा कर आ जाता है. कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब कर लेती है, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हीट गई है वही ऑब्जेक्ट इसकी जो हीट है वो कुछ एब्जॉर्ब कर लेगी अपने अंदर, कुछ उसमें से हीट वापस टकरा कर वापस आ जाएगी. एंड अ पार्ट में बी ट्रांसमिटेड, और कुछ हीट जो होती है वो ट्रांसमिट हो जाती है, एक से दूसरे तक पहुंच जाती है. The temperature of the object increases during to the absorbed part of the heat. अब ये जो टेम्परेचर है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो किस वजह से बढ़ता है, वो इस वजह से बढ़ता है जो हीट उसने एब्जॉर्ब करी है, जो हीट उसने अपने अंदर ली है, उस वजह से उस ऑब्जेक्ट का तापमान, टेम्परेचर बढ़ जाता है. Are you advised? Why are you advised to use an umbrella when you go out in the sun? अब आपको umbrella यूज़ करने को क्यों बोलते हैं, जब भी आप धूप में जाते हैं तो धूप से बचने के लिए ये कहते हैं ना कि umbrella ले जाओ. Kinds of clothes we wear in summer and winter. अब हम समर और विंटर में किस टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं. यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लॉथ, कॉटन क्लोथ्स. आपको पता है कि हम समर में लाइट कलर के कॉटन के कपड़े पहनते हैं. एंड इन विंटर वी यूजुअली वियर डार्क कलर्ड क्लोथ्स, और विंटर के अंदर हम डार्क कलर के और वुलन के क्लोथ्स पहनते हैं. वाई इट इज़ सो, ऐसा क्यों होता है, लेट अस फाइंड. अब हम इसके बारे में जानेंगे. टेक 2 आइडेंटिकल टिन कैंस, आपको 2 कैंस लेनी है, सेम टिन की 2 कैंस लेनी है. पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक, एक को आपको ब्लैक कलर का कर देना है, दूसरे को आपको वाइट कलर का कर देना है. पोर इक्वल अमाउंट्स ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव देम, और इसके अंदर आपको पानी भर देना है और उनको छोड़ देना है. इन मिड डे सन फॉर अबाउट एन आवर, 1 घंटे के लिए आपको धूप के अंदर इस पानी को छोड़ देना है. मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस, अब आपको दोनों कैंस के अंदर का जो पानी है ना, आपको उसका टेम्परेचर मेजर करना है और आप देखोगे कि क्या होगा. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर, आपको कोई टेम्परेचर में डिफरेंस मिला. ऑफकोर्स हमें डिफरेंस मिलेगा, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा. इन विच कैन इज वाटर वार्मर, कौन से कैन के अंदर वाटर वार्म था. यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन 2 कैंस, आप टच कर कर भी पता लगा सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ. ये पढ़ लेते हैं पहले. वी ऑफन यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल्स लाइक कोल एंड वुड टू कीप अवर हाउसेज कूल और वार्म, हम कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, फ्यूल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कोल का, लकड़ी का यूज़ करते हैं अपने घर को गर्म करने के लिए, ठंडा रखने के लिए. इज़ इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स दैट आर नॉट अफेक्टेड मच बाय हीट एंड कोल्ड आउटसाइड, वो कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है ऐसी बिल्डिंग्स बनाना जो बाहर की ठंड और गर्मी का जिसके ऊपर कोई असर ही ना पड़े. दिस कैन बी डन बाय कंस्ट्रक्टेड आउटर वॉल्स ऑफ बिल्डिंग्स सो दैट दे हैव ट्रैप्ड लेयर्स ऑफ एयर. येस, ये हो सकता है कि अगर आप बिल्डिंग की आउटर वॉल्स है, जो बाहर की दीवारें हैं, उसको ऐसा बना दो कि जो वो एयर को अपने अंदर ट्रैप कर सकें. वन वे ऑफ डूइंग इज़ टू यूज़ हॉलो ब्रिक्स, इसका एक तरीका क्या है, आपको हॉलो ब्रिक्स, आपको अंदर से खोखली ईंटों का यूज़ करना है, विच आर अवेलेबल दीज डेज, जो आज के टाइम पे अवेलेबल हैं. तो इसके अंदर क्या होगा, आप देखोगे जो ये ब्लैक कलर है ना, ब्लैक कलर का जो कंटेनर होगा वो वाटर को ज़्यादा गर्म करेगा कंपैरेटिवली वाइट कलर से, बिकॉज जो ब्लैक कलर है वो हीट को अपनी तरफ क्या करता है, ज़्यादा अट्रैक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू लाइट कलर्स. इसी वजह से जो समर सीज़न होता है, समर सीज़न में हम लाइट कलर्स पहनना
प्रेफर करते हैं बिकॉज हमें उसमें ज़्यादा कूल फील होता है कंपैरेटिवली डार्क कलर्स में। आप भी को भी लगता होगा कि धूप के अंदर बिल्कुल ब्राइट ऑरेंज, ब्राइट रेड या फिर ब्लैक कलर पहनने में आपको गर्मी सी फील होती होगी, तो वो इसी वजह से फील होती है बिकॉज डार्क कलर हीट को अपने अंदर अपने पास अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 4.1, फिल द 2 कैंस यूज इन एक्टिविटी, यही जो अभी एक्टिविटी की बात कर रहे थे, विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर से 60 डिग्री का आपने इसमें पानी डाल दिया। लीव द कैंस इन अ रूम और इन अ शेड, आपको रूम के अंदर अपने रूम में इन कैंस को छोड़ दो। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट्स, 10-15 मिनट बाद आपको टेम्परेचर नोट करना है। डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस फॉल बाय सेम अमाउंट, क्या जो इनके अंदर का जो टेम्परेचर है वो सेम अमाउंट से नीचे गिरेगा। डू दीज एक्टिविटीज सजेस्ट टू यू द रीज़न वाई इट इज़ मोर कम्फर्टेबल टू वियर वाइट और लाइट कलर्ड, अभी मैंने आपको बताया कि क्यों इतना ज़्यादा कम्फर्टेबल है वाइट और लाइट कलर के क्लोथ्स पहनना। द समर एंड डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन विंटर, और डार्क कलर के क्लोथ्स विंटर में पहनना क्यों कम्फर्टेबल है, बिकॉज डार्क सर्फेसिज एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयर फोर वी फील कम्फर्टेबल विद डार्क कलर क्लोथ्स। तो उसका आंसर यहीं सही है कि जो डार्क सर्फेसेस है जैसे ब्लैक कलर है, मरून कलर है, ब्राइट रेड है, ये सब कौन सी कलर क्या होते हैं, ये हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर एंड देयर फॉर वी फील कम्फर्टेबल विद डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन द विंटर, इसलिए हम इन क्लोथ्स को विंटर में पहनना प्रेफर करते हैं, इन्हें हम गर्मी में नहीं पहनते, ठंड में पहनते हैं, जिससे ठंड में हमें गर्माहट अच्छी खासी फील हो। इसी का ही अपोजिट क्या है, लाइट कलर्ड क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम, जो लाइट कलर के क्लोथ्स है ना, इसके ऊपर से क्या होता है, लाइट कलर क्या करता है, हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, जब हीट उसकी तरफ आती है तो उसको वो वापस भेज देता है, एब्जॉर्ब नहीं करता, एंड देयर फॉर वी फील मोर कम्फर्टेबल वियरिंग देम इन द समर, और इसलिए हम लाइट कलर के क्लोथ्स समर सीजन में पहनते हैं जिससे हमें गर्मी कम फील हो। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर, जो वुलन क्लोथ्स है वो हमें वार्म रखते हैं विंटर में। अब ऐसा क्यों होता है, इन विंटर सीजन वी यूज़ वुलन क्लोथ्स, विंटर सीजन में हम वुलन क्लोथ्स यूज़ करते हैं। वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, अब जो वूल है ना वो पुअर कंडक्टर है हीट का। मोर ओवर देयर इज़ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स, और सबसे बड़ा रीज़न क्या है, जो वूल होती है ना उसके अंदर ना एयर ट्रैप हो जाती है, हवा ट्रैप हो जाती है, तो वो क्या करती है, जब ठंड हमारे बॉडी को टच करने आती है ना, तो वो ठंड की जो ठंडी हवाएं हैं वो वुलन कपड़े जो हमने ऊनी कपड़े पहने हैं ना उसके अंदर ही वो ट्रैप हो जाते हैं, अटक की रह जाती है वो ठंडी हवा, और वो हमारे बॉडी तक पहुंचती नहीं है, जिस वजह से हमें ठंड कम लगती है। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग्स, ये हमारी बॉडी की अंदर की गर्माहट को बाहर नहीं आने देता, हमारी बॉडी जो अंदर से गर्म है उसको बाहर नहीं आने देता, और बाहर की ठंडी हवा को हमारी बॉडी में जाने नहीं देता, इस वजह से हम वार्म फील करते हैं। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग ईदर 1 थिक ब्लैंकेट एंड 2 थिन ब्लैंकेट्स जॉइंट टुगेदर, अगर आपको एक ऑप्शन दिया जाए कि आपको एक मोटा सा ब्लैंकेट दे दें या फिर 2 पतले पतले ब्लैंकेट दे दें जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वट वुड यू चूज़ एंड वाई, तो आप क्या चूज़ करोगे और क्यों। रिमेंबर दैट देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स, और आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपको किन ब्लैंकेट्स के बीच में लेयर भी होगी एयर की, तो फिर आप इस केस में कौन सा ब्लैंकेट चूज़ करोगे, इस केस में आप 2 थिन ब्लैंकेट्स भी चूज़ कर सकते हो। बस, so this is it for today. If you like this video, you can hit a like button and share with your friends as well, and thanks for today.